नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून उत्तराखंड के जंगलों में किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आज से अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग के मुखिया विनोद सिंघल ने सरकार के निर्देश के बाद यह फैसला लिया है। सीसीएफ वन पंचायत डॉक्टर पराग मधुकर दकाते को अवैध कब्जे हटाने के नोडल अधिकारी बनाया गया। वन विभाग के मुताबिक 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलात की भूमि पर लोगों ने कब्जे कर उनमें धार्मिक स्थल, होटल, आवास, धर्मशालाएं आदि बनाई हैं। सीसीएफ विनोद सिंघल ने बुधवार को चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले वन भूमि अतिक्रमण की रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की। उन्होंने सीसीएफ दकाते को अतिक्रमणों की रिपोर्ट तैयार कर तत्काल कार्रवाई को लेकर कहा। दकाते ने बताया कि गुरुवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर अतिक्रमण की डिटेल लेकर तत्काल कार्रवाई को कहा जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों में कार्रवाई की जाएगी। वन भूमि पर जो भी धार्मिक स्थल, रेजिडेंशियल अतिक्रमण, आश्रम, धर्मशाला, रिजॉर्ट होंगे उन्हें तत्काल हटाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रिपोर्ट योजना सरकार को भेजी जाएगी। अतिक्रमण के चिन्हीकरण के लिए भी अभियान चला जाएगा। जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क में लगाए गए वन विभाग के हिडन ट्रैक कैमरों में 12 हिम तेंदुओं की गतिविधियां कैद हुई है। यह सभी तेंदुआ बेस के मंगलवार को वन विभाग के गश्ती दल को चीन से लगी सुषमा वैली में एक हिम तेंदुआ विचरण करते नजर आए। नंदा देवी नेशनल पार्क रेंज में अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि इस साल सुमना, रिमखिम, गुरकुटी आदि क्षेत्रों में 6 ट्रैप कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से 4 कैमरों के डाटा में 12 हिम तेंदुओं की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 और कैमरों से डाटा जाना अभी शेष है। देहरादून सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बीमारी की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा जो यात्री बीमारी की अवस्था में यात्री पर जाएंगे उन्हें हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म भरना होगा। हालांकि सरकार ने कहा कि बीमारी के कारण किसी यात्री को रोका नहीं जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को चारधाम यात्रा के स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की गई। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले 55 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक यात्री को यह फॉर्म भरकर देना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों के लिए फॉर्म पर्यटन विभाग की साइट पर अपलोड किया गया। यात्री रूट पर बनाए गए स्क्रीनिंग सेंटर में यह फॉर्म भरकर दे सकते हैं। देहरादून गर्मी बढ़ने के साथ उत्तराखंड में बिजली की मांग में बढ़ने लगी है। इसी भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम यूजेबीएनएल का बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी घट गया है। बिजली की मांग और सप्लाई के अंतर में इजाफा होने से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल का सप्लाई सिस्टम गड़बड़ा गया। इससे प्रदेश में बिजली संकट गहराने लगा है। ऐसे में रात के समय फर्नेस उद्योगों में 4 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू हो गई। कई बार बड़े शहरों में कटौती करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में 2022 में 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 196.321 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष इसी अवधि में 124.659 MU मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। गत वर्ष प्रतिदिन औसत बिजली उत्पादन 13 मिलियन यूनिट था, जो इस साल अभी तक 8 MU है। इसका घोषित बढ़ोतरी बढ़ गई। खुले बाजार में बिजली के दाम 6 से सुबह 6 बजे के बीच 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गए। सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच औसतन कीमत 3.5 रुपये प्रति यूनिट है। ऐसे में फर्नेस उद्योगों में रात 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कटौती हो रही है। इसी तरह देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की जा रही है। ज़्यादा संकट की स्थिति में हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की जैसे शहरों में भी थोड़े समय कटौती पड़ सकती है। प्रदेश में अप्रैल और मई में बिजली की संभावित संकट का सामना करने के लिए यूपीसीएल शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए अतिरिक्त बिजली जुटाने की तैयारी में है। यूजेबीएनएल के घटते बिजली उत्पादन की वजह से पैदा हुई दिक्कतों में डिपेंडी को 200 मेगावाट बिजली और जुटाई जा रही है। पहाड़ों पर कनेक्टिविटी को टनल परियोजना का निर्माण सड़कों की तुलना में सस्ता पड़ता है। टनल बनाने से पर्यावरण को भी अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। DIT यूनिवर्सिटी में बुधवार को इंटरनेशनल टनल टेक्नोलॉजी वर्कशॉप की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नीरज गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से किया। वर्कशॉप में LT नोक के डायरेक्टर तकनीकी स्वीताप सिंह ने कहा कि पर्यटक सड़कें बनाने पर एक बार में खर्च कम आता है, पर लंबी अवधि में देखा जाए तो सड़कों के रखरखाव और हर साल होने वाले खर्च का आकलन करते हुए टनल परियोजना से बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही टनल लंबे समय चलती है, जिससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। पर्यावरण की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में टनल का निर्माण ज़्यादा मुफीद है। सिंह ने बताया कि विश्व में टनल निर्माण में तमाम नई तकनीकी प्रयोग हो रही है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड NETM का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस तकनीक में टनल क्षेत्र के बाहर की जमीन काटी जाती है। यदि हार्ड रॉक आ जाए तो केमिकल और बहुत कम विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर इंडियन रोड कांग्रेस के महासचिव SK निर्मल ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले वर्कशॉप में मिलने वाली विशेषज्ञों सुझावों की रिपोर्ट सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मकसद देश में आधुनिक तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित कराना है। लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कार्यशाला में विभिन्न टनल तकनीक से जुड़े 36 विशेषज्ञ प्रस्तुति देंगे।
राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों को केंद्र सरकार की ओर से तय मजदूरी के अलावा भी टॉपअप के तौर पर अतिरिक्त मजदूरी देने पर सहमत होगी। इसके लिए राज्य केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को सचिवालय में मनरेगा के तहत गठित राज्य रोजगार योजना विशेष परिषद की बैठक ली। बैठक में जोशी ने कहा कि योजना के तहत जल संरक्षण, लघु सिंचाई, अमृत सरोवर, जलागम प्रबंधन, भूमि उत्पादक में सुधार, मत्स्य पालन, बंजर भूमि का विकास, पशुबाड़ा निर्माण, कृषि उत्पादकों में वृद्धि, स्वयं सहायता समूह की आजीविका से जुड़े कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के आधार बैंक खातों के साथ प्रतिशत सीडिंग और मैपिंग की जाए। मोबाइल फोन से हाजिरी लगाने में दिक्कतें आ रही तो दूसरा विकल्प तलाशा जाए। जोशी ने कहा कि अभी सोशल ऑडिट में 3 साल पुराने कार्य शामिल हो रहे हैं, पर अब व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए 1 वर्ष पुराने कार्य शामिल किए जाएंगे। उन्होंने मनरेगा के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी ईपीएफओ से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अल्मोड़ा उमा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार किरण चौधरी, राजस्व अपर सचिव आनंद स्वरूप, परियोजना समन्वयक प्रोफेसर असलम के साथ ही उत्तराखंड राज्य गारंटी परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। देहरादून राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मार्च महीने के वेतन का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। शासन स्तर से समय पर बजट जारी न होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर आक्रोश जताया। परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि राज्य के कई विभागों में अभी तक मार्च महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ, जबकि अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को सबसे अधिक वित्तीय भार रहता है। बच्चों की स्कूल फीस, एडमिशन, ड्रेस, कॉपी किताबें खरीदने का अतिरिक्त दबाव रहता है। इसी के साथ अप्रैल में हो रही इंश्योरेंस समेत कई अन्य प्रकार के दबाव भी रहते हैं। पहले शासन के वित्त विभाग के सरकार स्तर से कोषागार के निर्देश जारी किए जाते थे। इसके तहत बजट की प्रत्याशा में मार्च महीने के वेतन का भुगतान किया जाता था। इसका समायोजन वित्तीय वर्ष के बजट से कर लिया जाता था। नई व्यवस्था के तहत वित्त विभाग शासन के सभी प्रशासकीय विभागों के सचिव को बजट आवंटन कर देता है, जिसके बाद अपने अधीनस्थ विभागों सचिव स्तर से बजट आवंटन किया जाता है। इसी के बाद वेतन जारी हो पा रहा है। परिषद के शासन स्तर पर बताया जा रहा है कि विभागों के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा शासन स्तर पर समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिसके कारण विभागों को बजट आवंटन में देरी हो रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। परिषद ने मुख्यमंत्री सचिव, मुख्य सचिव से प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। देवप्रिया के निकटवर्ती क्षेत्र स्वर्ण के जंगल में लगी तेज हवाओं के कारण काफी दूरी तक फैलने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग में धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों की वहां हाईवे से गुजरने वाली यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सजवान कांडा क्षेत्र में चीड़ के जंगल में बीते 2 दिन से आग लगी है। जंगल के निकटवर्ती समीप आने से ग्रामीण सतर्क बने हुए। पौड़ी जिला स्थित स्वर्ण उमरासू गांव के जंगलों की आग लगातार तेज हवाओं को चलने के कारण डांडा नागराजा क्षेत्र के जंगलों की ओर बढ़ रही है। देवपुरिया के चारों तरफ के जंगल में लगी आग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने से बारिश की संभावना बनती नजर आई थी, लेकिन दोपहर बाद तेज हवाओं के चलने के कारण बादल छट गए। उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर मौसम खराब हुआ। खराब मौसम के चलते निचले इलाकों में रात्रि से रुक रुक कर रिमझिम बारिश जारी है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। जिले में मंगलवार देर शाम मौसम खराब पर आंधी, तूफान और हल्की बारिश शुरू हुई थी। रात भर निचले इलाकों में काफी बूंदाबांदी तो कहीं रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को सुबह से जिले भर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। खराब मौसम के चलते तापमान में आई गिरावट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हरसिल, मुखवा आदि जगहों में बर्फबारी देखने को मिली है। उपला टकनौर क्षेत्र के सेब काश्तकार महेश पवार, जय भवान आदि ने बताया कि बर्फबारी से सेब की अच्छी पैदावार की उम्मीद देखी। उनका कहना है कि थोड़ा और बर्फबारी हुई तो फसलों के लिए अच्छा रहेगा। बारिश के कारण कभी बढ़ी है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बुधवार को बर्फबारी हुई। केदारनाथ मार्ग में बर्फबारी होने से यात्रा तैयारियां प्रभावित हुई। हालांकि इसके बाद भी यात्रा तैयारियों में जुटे विभागों के साथ मजदूर काम में लगे हुए हैं। कपाट खुलने के समय कम होने के कारण खराब मौसम भी यात्री व्यवस्था जुटाई जा रही है। केदार धाम में इस बार मौसम लगातार खराब हो रहा है। कुछ दिन ठीक मौसम रहा, किंतु बुधवार को खराब मौसम हुआ, फिर बर्फबारी हुई। लेकिन केदार धाम के साथ ही लिंचौली तक बर्फ गिरने से यात्रा तैयारी में जुटे मजदूर, तीर्थ पुरोहित, व्यापारी, होटल स्वामियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर उत्तराखंड परिवहन म्यूनिसिपल संघ के प्रांतीय अधिवेशन में कई मुद्दों पर मंथन हुआ, जिसमें अहम मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का रहा। संघ ने पुरजोर ढंग से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठाई। यह मांग पूरी न होने पर सरकार को गंभीर परिणाम झेलने की चेतावनी दी गई। वही कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के एकजुटता के साथ संघर्ष करने पर बल दिया गया। बुधवार को नगर पालिका ऑडिटोरियम में परिवहन म्यूनिसिपल संघ का प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल, विशिष्ट अतिथि पूर्ण प्रांतीय अध्यक्ष टीएस पुंडीर, महामंत्री मुकेश बहुगुणा एवं आरएस एडी ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि
सरकार उनकी कई मांगों की अनदेखी करती जा रही है, जिससे संघ के लोग आहत है। उन्होंने सरकार से मिनिस्ट्रियल कर्मियों की समस्याओं को समझकर उनका निस्तारण करने की मिनिस्ट्री फेडरेशन को सरकार के समक्ष रखी मांगों को त्वरित पूरी करने की मांग की है। अधिवेशन में विशेष तौर पर आमंत्रित कर्मचारी शिक्षक संगठन के मंडलीय अध्यक्ष नवेंद्र मठपाल ने निजीकरण की नीतियों के विरोध के साथ पुरानी पेंशन बहाली को जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तो इसके लिए गंभीर परिणाम झेलने को तैयार है। वहीं उनके संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुषमा चौधरी के नेतृत्व में उनकी सांगठनिक एवं वैचारिक समझदारी की प्रशंसा भी की। उन्होंने भी नई पेंशन का पुरजोर विरोध करते हुए पुरानी पेंशन दिए जाने की पुरजोर वकालत की है। अल्मोड़ा वीकेंड में भवाली से रूट डाइवर्ट होने से अल्मोड़ा रानीखेत में पर्यटन कारोबार पर असर पड़ रहा है। कैंची धाम में पर्यटकों की आमद के चलते नैनीताल पुलिस रूट डाइवर्ट कर रही है, जिससे अल्मोड़ा रानीखेत बागीचे पिथौरागढ़ के पर्यटकों को वाया रामगढ़ पहुंचना पड़ रहा है, जिससे कम समय के लिए पहाड़ आए पर्यटक अल्मोड़ा रानीखेत के स्थान पर रामनगर मुक्तेश्वर में अटक जा रहे हैं। कैंची धाम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचने पर्यटकों चलते आए दिन जाम लगा रहता है। जाम से निजात को लेकर नैनीताल पुलिस रूट डाइवर्ट कर रही है, लेकिन रूट डाइवर्ट होने से हल्द्वानी से अल्मोड़ा रानीखेत बागीचे पिथौरागढ़ को आने वाले सैलानियों समेत आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। अल्मोड़ा हवलबाग विकासखंड के दर्जनों गांव पंचायतों को नगरपालिका में पुनः शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को 14 गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों ग्रामीणों ने बैठक कर पालिका में गांवों को शामिल करने का विरोध किया। जबरन शामिल करने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने माल रोड स्थित गांधी पार्क में बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार जबरन ग्राम पंचायत को नगरपालिका में शामिल करती है तो उन्हें ग्रामीणों का खुला विरोध झेलना पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। कहें कि जबरन पालिका में शामिल किया गया तो ग्रामीण शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। निर्णय लिया गया कि मामले में जल्द गांव बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले डीएम से मुलाकात की जाए। उन्होंने शासन प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल न करने की मांग की है। यह प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र गहलाकोटे, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख आनंद सिंह कनवाल, प्रधान तलालवाड़ी किशन सिंह बिष्ट, प्रधान पख देवेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान नवीन सिंह बिष्ट, हरीश बिष्ट, विपिन बिष्ट, हरीश रावत आदि मौजूद रहे। कांडा में खड़े खनन से प्रभावित ग्रामीणों का दर्द जानने पहुंचे पूर्व विधायक ललित फरसवान ने अभद्र किए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कांडा तहसील में धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि ग्रामीण भ्रमण के दौरान पट्टा धारक ने गांव में उनसे अभद्रता की है। बुधवार को पूर्व विधायक कांडा गांव के लोगों के घरों की दरारें और मां कालिका मंदिर में हुई भूदशा देखने आए थे। उन्होंने कहा कि अब तक प्रशासन ने विधायक के द्वारा खनन प्रभावित लोगों की सुध नहीं लेना कई सवाल खड़े करता है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कांडा भ्रमण के दौरान खनन कारोबारी घनश्याम कांडपाल ने उनके साथ अभद्रता की है और खुद को सीएम व विधायक का आदमी बताया है। इस दौरान प्रसमान के साथ ही बीडीसी दीप कांडपाल, नवीन रोतेला, मनोज राठौर, सुनील रावत, जीवन धपोला, सुनीता देवी समेत कई प्रभावित परिवार के सदस्य आदि बैठे हुए हैं। काशीपुर राज्य कर विभाग के केंद्रीय सूचना इकाई CIU ने औद्योगिक संस्थान महुआ खेड़ा गंज में बैटरी स्क्रैप रिसाइकलिंग का कारोबार करने वाली 2 फर्मों में छापा मारा। इस दौरान करीब 5 करोड़ की GST चोरी पकड़ी गई। दोनों फर्मों ने 1 करोड़ की GST जमा भी कर दी। राज्य कर आयुक्त अपर आयुक्त कुमाऊं BS नगनियाल के निर्देश पर बुधवार को नर कर उपायुक्त धीरेराज चौहान ने विमल पांडे के नेतृत्व में टीम ने महुआ खेड़ागंज की 2 फर्मों में छापा मारा। इस दौरान दोनों फर्मों के साथ ही उन्हें माल वाहन की सेवा देने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी चेक की। दोनों फर्मों बैटरी स्क्रैप रिसाइकलिंग करती है। अफसरों ने बताया कि कुछ दिनों से दोनों फर्मों के लेन देन पर नजर रखी गई थी। ये इकाइयां बाहरी राज्यों से फर्जी कंपनी के बिल के आड़ में बोगस ICT का लाभ लेकर GST को समायोजित कर रही थी, जिसके द्वारा पिछले 3 वर्षों से फर्जी बिलों के जरिए टोल प्लाजा से पास दिखाकर माल की बिक्री खरीद को सही दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। विभाग ने दोनों फर्मों में करीब 5 करोड़ रुपए की GST चोरी होने की बात कही है। फर्मों के दस्तावेज कब्जे में ले लिए। उपायुक्त ने बताया कि इन फर्मों ने करीब 1 करोड़ GST जमा कर दिया और उन्होंने बताया कि अन्य फर्मों को भी जांच की जा रही है।